नमस्कार मित्रों, मैं हूं लाल सिंह। एलएस क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 कॉस 60 इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। इसकी वैल्यू बतानी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इनका गुणा करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, 3 और 1 मिला के हो गया 4, मतलब 4/4 ये हो गया 1। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हमें यहाँ पर भी टेबल के मान लगाने हैं जो हम लोग पहले से ही लर्न कर चुके हैं। 2 लिखिए, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इसका स्क्वायर भी करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और हमें इसका स्क्वायर भी करना तो 3/4 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये तो आपके 2 हो गए, प्लस इसे सॉल्व करेंगे 3/4 माइनस 1/4 को ऐसे करके 3 में से 1 कम हो गए तो 2/4, मतलब ये काट भी देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बचे। यहाँ पर इसको काटें तब भी ठीक, ना काटें तब भी ठीक, 1/2। अब 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5/2, दैट इज आंसर। अब थर्ड पार्ट ये है आपके सामने, इसमें भी सारी वैल्यू लगा करके इसका आंसर निकाल देगा। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 अपान सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी cos 30 की अपोजिट वाली होगी, और cos 30 की वैल्यू पता नहीं, वो साइन 60 के बराबर होगी, मतलब 2/√3। बात समझना एक बार, सेक 30 की वैल्यू हमें नहीं आती, हम क्या करें, इसके अपोजिट वाले पे पहुँचें। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस। हम पहुँचे कहाँ पर, cos 30 पर, अपोजिट वाला हो गया। अब cos 30 की वैल्यू पता लग जाएगी, इसी के अपोजिट ही हो जाएगी। cos 30 हमें ये भी नहीं मालूम, तो cos 30 के लिए कहाँ पहुँचे, साइन 60 पर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, वो यहाँ पर आ गई √3/2, इसकी अपोजिट कर दी तो 2/√3। अब प्लस कॉसिक 30 उल्टे पहुँचिए, साइन 30 1/2 होती है, उसको उल्टा कर दीजिए तो 2/1, मतलब 2। ये लगाएं इनकी वैल्यू हम इक्वल टू ये 1/√2 होल अपान 2 एकम 2 और प्लस 2 का √3 में मल्टीप्लाई 2√3 अपान √3, इनका एलसीएम हो गया √3। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऊपर नीचे अलग अलग बनी, जब दो दो भिन्न ऊपर नीचे बने तो सबसे नीचे वाले नंबर का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 हो गया इसका और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, अपान बीच वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, तो √2 इंटू 2 प्लस 2√3 इक्वल √3 अपान √2। यहाँ पर क्या करें, इसके संयुग्मी मतलब कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके इस वाले टर्म को हम कम कर सकते हैं। यहीं पर कर लेते हैं, कैसे, ये गुणा का चिन्ह लगा, इसका कंजुगेट होगा 2 - 2√3, अपान में भी 2 - 2√3 कर दिया, गुणा कर दिया। संयुग्मी गुणा इसको बोलते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई। इसका जब गुणा करेंगे 2√3 माइनस 6, क्योंकि 2 ये √3 मिलके 3 हो गया, और 2 तो 3 दूनी 6, अपान नीचे यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो बाहर आपका √2 है और यहाँ पर a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का 3, तो कितना हो गया 12 इक्वल टू 2√3 माइनस 6 अपान √2, 4 में से 12 के माइनस के 8, तो माइनस के 8√2 यहाँ पर हो जाएगा, -8√2। ऊपर से हम 2 कॉमन करके हटा भी सकते हैं। देखते हैं आंसर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
थोड़े आगे बढ़ते हैं। ऊपर से हमने -2 कॉमन कर लिया। जब -2 कॉमन कर लिया, अगर हम सीधे सीधे 2 कॉमन करते तो मालूम क्या बचता? अगर सीधे सीधे 2 कॉमन करते तो बचता √3 - 3। लेकिन हमने क्या किया? -2 कॉमन किया, इसलिए यही अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 3 - √3 उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 - √3। नहीं मानते हो तो देखो, इसको देख लीजिए, अब मल्टीप्लाई करो। अगर इसका गुणा करते हैं ये चीज़ आ जाएगा तब तो ठीक है। चलो करते हैं। 2 का गुणा 3 में करिए, 2 3 6, माइनस के 6 हो गए। देखो भाई माइनस के 6 है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 2 और 2 और √3 का मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 2 √3 प्लस का, तो देखिए 2 √3 है, मतलब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाता, इसका मतलब ठीक है। अपान -8 √2, माइनस से माइनस काट दिया, 2 एकम 2 और 2 चकू 8 कितना हो गया? 3 - √3 अपान 4 √2। अब आगे क्या करना है? जो NCERT की बुक है उसमें जो आंसर दिया, उस आंसर को मिलाने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देना है। जब गुणा करेंगे तो आप देखिए ये क्या बचा इस टाइम मेरे सामने? 3 - √3 अपान 4 √2। तो जब ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे तब देखना 3 का √2 में गुणा तो कितना हो गया? 3 √2 और माइनस √2 और √3 कितना हो गया? √6 अपान ये हो गए 2 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8। तो ये तो NCERT बुक का आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हमें सिंपल करना है तो क्या करें? कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। कहाँ नंबर का यहाँ से इस तरीके से लिख दें, जो 1/√2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है रियल में क्या होता है? चौथे वाले नंबर की संख्या सबसे ऊपर जाती, इसको हमने सबसे ऊपर पहुंचा दिया √3 को। बीच वाले 2 नंबर बीच में ही आते हैं तो ये बीच में आएगा 2 + 2 √2, और इसमें से 2 कॉमन भी कर लेंगे तो ये 2 हमने कॉमन भी कर लिए। बचा क्या? 1 + √3। और अब हम कंजुगेट केवल इतने का करेंगे, 1 + √3 है, इसी का कंजुगेट करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे 1 - √3 से गुणा कर दिया हमने। कंजुगेट मल्टीप्लाई, संयुग्मी गुणा जिसको बोलते हैं। तो अब क्या हुआ? अच्छा, बुक का आंसर कितना आया था? ये कंजुगेट 1 - √3, 1 - √3 का ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं? ये √3 है, √3 ब्रैकेट में 1 - √3 अपान ये है 2 √2, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के हो गया 1 - 3 मतलब -2। अब आपका कितना आया? यहाँ पर क्या करें? √2 नीचे है तो इसका कंजुगेट भी ऊपर नीचे कर दें, मतलब √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा। तो अब ये देखो √2 और √3 हो गया √6 माइनस इसका गुणा करेंगे तब जो हो जाएगा माइनस पहले हम इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो √3 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो गया? √3 माइनस इसका यहाँ करेंगे तो हो गया 3, और बाहर कितना है? √2 अपान यहाँ पे देखो ये √2 मिलके हो गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब माइनस के 8। अब इस माइनस को भी ख़त्म कर देना, √ का भी गुणा कर देना। √2 और √3 का गुणा करेंगे तो √6 माइनस इन दोनों का करिए तो 3 √2 अपान माइनस का 8। पूरे को पलट दीजिए आप, क्या करो? ऊपर के दोनों टर्म उल्टे देखो, इसको लिखेंगे 3 √2 माइनस √6 अपान 8। ये माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया, उसके बाद दोनों को काट दिया, दैट इज आंसर। ये NCERT बुक का आंसर है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 4th पार्ट इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन इस तरीके से इसकी वैल्यू लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इसका मान निकालना है तो करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2
प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosic 60 की वैल्यू होती है sin 60 की अपोजिट, मतलब 2/√3 अपान sec 30 की वैल्यू cos 30 की अपोजिट, तो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। ये सारी वैल्यू लगाने के बाद में इसके अपान बंद कर लिए हमने, यहाँ पर भी अपान बंद कर लिए। और अब क्या करना है, अपान की लाइन कर ली, ऊपर 2 1 और √3, इसका एलसीएम हो गया 2√3। ऊपर की ये फ्रैक्शन जो ऊपर की भिन्न है सबका एलसीएम ले लिया हमने। लेने के बाद 2√3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचा √3 प्लस इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2√3 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे तो बचा 2 मतलब 4 हो गया। अपान में देखना इसका एलसीएम भी हुआ आपका 2√3, क्योंकि 1 2√3 सबका एलसीएम 2√3। इसमें जब हम √3 से डिवाइड करेंगे बचा 2 का 2 मल्टीप्लाई तो 4 प्लस इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बचा √3 और प्लस इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो बच गया 2√3। अब क्या करना, ये √3 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितने हो गए 3√3 हो गए। इस बात को समझना, √3 कितने हैं 2 और ये कितना है 1, तो 2 और 1 मिलकर के √3 कितने हो गए 3 हो गए। 3√3 माइनस 4 और ये 2√3 कट गए दूसरी चौथे नंबर से, अपान 4 और प्लस √3 कितने हैं 2, यहाँ पर √3 कितने अकेला है तो 2 ये 1 ये कितने हो गए 3 हो गए। क्या चीज़ √3। अब हमें क्या करना, कंजुगेट मल्टीप्लाई करना संयुग्मी में, क्योंकि इस वाले अंडर को ख़त्म करना है। तो इसका संयुग्मी होगा 4 - 3√3 कर दीजिए, 4 - 3√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अब ऊपर तो इन दोनों का गुणा करना है, करते गुणा, नीचे कर लेते हैं। 3√3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 12 12√3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 × 3 9 9 × 27 27। अब 4 का करिए, 4 में तो माइनस के 16 प्लस -4 और ये माइनस तो प्लस हो गया, 4 × 3 12 12√3। ये गुणा कर दिया। कैसे किया एक बार फिर समझो, पहले इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका आगे वाले में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई आगे वाले। अब नीचे आइडेंटिटी वर्गांतर का फार्मूला हो जाएगा क्या, a + b × a - b = a² - b², मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर 16 - 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 और ये 9 × 3 27। अब हमें क्या करना है, प्लस के टर्म कौन कौन से, पहला वाला लास्ट वाला 12√3 और फिर 12√3 कितने हो गए 24√3, √3 हो गए 24, माइनस के कितने 27 और 16, तो ये माइनस हो गए आपके 6 7 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 मतलब 43। अपान में 16 में से 27 गए, कितने बचे माइनस के 11 बचे। आंसर देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में इसका क्या आंसर दिया गया। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। एनसीईआरटी बुक कह रही है कि माइनस के साइन को ख़त्म कर दीजिए आप, तो हम क्या करें, इस ऊपर वाले से माइनस साइन करके इनको इंटरचेंज कर दें, तब ऊपर से जब माइनस साइन कॉमन करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आगे पीछे, पीछे के आगे, अपान 11। ये आंसर दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, करेक्ट भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में क्या है देख लेते हैं। तो 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो इस तरीके से, इसमें सारी वैल्यू लगा करके अब आंसर निकाल लेना। कैसे, 5 लिखा हमने, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर भी कर देना है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये लिखा हमने 4 और sec 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 के अपोजिट की होगी, और cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल टू होगी, मतलब 2/√3, और हमें इसका स्क्वायर कर देना मतलब 4/3। यहाँ पर हमें क्या लिखना है 4/3 माइनस
tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर भी 1 होगा इसका, अपान sin 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन स्क्वायर करके 1/4 हो जाएगी, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन स्क्वायर करने पर 3/4 हो जाएगी। तो नीचे 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4 नीचे हो गया 1, और अपान 1 का मतलब भिन्न में फ्रैक्शन में अपान 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे तो 1 हो गया, ये हो गया आपका 1। ऊपर ही हमें सॉल्व कर देना है, करिए। नीचे का तो 1 कर दिया हमने, 5/4 और प्लस 16/3 जो हो गया 5/4, 5 एकम 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1। इसका एलसीएम लेते हैं, अपान नीचे 1 से मतलब नहीं तो छोड़ दीजिए, केवल ये फ्रैक्शन ये भिन्न हमारे सामने है, तो 4 3 1 इन सब का एलसीएम हो गया हमारे सामने 12, 4 3 12, 3 5 15 और प्लस 3 चौकू 12, 4 का 16 में गुणा 64 माइनस 1 का 12 बार पारा पड़ेंगे, माइनस के हो गए 12, प्लस वाले 64 और 15 हैं, तो 64 15 79 और माइनस के 12 अपान 12, तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 67/12, दैट इज आंसर। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कौन सी होगी, sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30, इन चार में से कौन सी वैल्यू इसकी होगी। तो चेक करते हैं, देखिए 2 लिखा और tan 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, लेकिन ये हो जाएगी 1/3 क्योंकि स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो 2 का 1 में गुणा, तो 2/√3 होल अपान 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। पहली संख्या से चौथी संख्या को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपका कितना मिला, सबसे लास्ट वाले 3 का ऊपर पहुंचाया तो 3 अपान बीच वाले दोनों का गुणा, तो 2√3, यहाँ पे 2 बचा, ये √3। अब क्या करना, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान 2√3, √3 एक काट दिया, आ गया √3/2, और ये √3/2 जो है sin 60 की वैल्यू होती, मतलब ये वाला सही हो गया। क्या और किसी की वैल्यू होती, नहीं होती, इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट सही हो गया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45/2 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है, इन चार में से कौन सी होगी। करना क्या, 1 - tan 45 की वैल्यू होती 1, स्क्वायर भी इसका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, ऊपर हो गया 0/2, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो 0 ही आता है। अब 0 जो है, ये देखो ऑप्शन दिया गया आपका 0, tan 90 इनफाइनाइट होता है, sin 45 1/√2 होता है, इसका मतलब इसका फोर्थ पार्ट हो गया। देखते हैं थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन है दूसरे का थर्ड पार्ट, sin 2a = 2 sin a, ये कब सही होगा, ये तब सही होगा जब a की वैल्यू मतलब a एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, या 30 या 45 या 60, इन चार में से कौन सा एंगल हो जब ये सही हो। तो इसके लिए क्या करना, a की वैल्यू लगा के देख सकते हैं, पहला तरीका तो ये हो गया। a की वैल्यू हम 0 लगा के देखें तो sin 0 इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, इस तरफ जब लगाएंगे 2 sin a की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0, दोनों साइड इक्वल हो गए, है ना। इसका मतलब पता लग गया, हमारा ए पार्ट फर्स्ट पार्ट इसका सही है, 0 डिग्री एंगल इसका होगा। ए एंगल कितना होना चाहिए जिससे ये ट्रू हो जाए, 0 डिग्री होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि sin 2a को लिख सकते हैं हम 2 sin a cos a, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है, इक्वल टू, इधर क्या लिखा है आपका 2 sin, 2 से 2 काट दिया हमने, sin a से sin a काट दिया, बचा क्या cos a = 1, और cos की टेबल में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनवाई तो हमने उसमें बताया था 1 जो है वो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इधर तो आपका लिखा cos a और इधर हो गया cos 0 डिग्री, cos से cos को हटा दीजिए तो a = 0 डिग्री, और तब भी पता लग गया कोण कितना है, 0 डिग्री हो गया। अच्छा, ये थर्ड पार्ट था। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ये होगी या ये होगी या ये होगी ये होगी, इन्हीं चार में से कोई सी एक वैल्यू होनी है। तो देखते हैं कैसे पता लगे। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा 1/3 स्क्वायर है। अब ये हो गया आपका 2/√3 होल अपान 3 एकम 3 में से एक कम कर दो 2/3। 2 से तो 2 काट दिया, चौथे नंबर को सबसे ऊपर पहुंचाएंगे तो 3/√3। इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 होल अपान √3। एक को काट दिया, बचा क्या √3, और √3 क्या साइन 30 की वैल्यू होती? नहीं। tan 30 की होती? नहीं। tan 60 की हाँ होती है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया? tan 60 डिग्री। ये tan 60 करेक्ट हो गया, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिफ्थ पार्ट इसका है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a प्लस बी = √3 और tan a माइनस बी = 1/√3 और a प्लस बी मतलब a और b दोनों एंगल का जोड़ जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही है या फिर 90 डिग्री है, a b से बड़ा है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। तो क्या करें हम लोग? देखो tan a प्लस बी = √3 है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे। tan a प्लस बी = कितना? √3, और √3 tan की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से हमने tan हटा दिया, क्या बच गया? a प्लस बी = 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिए क्या लिखा, tan a माइनस बी = 1/√3। ये होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू। दोनों तरफ से tan हटा दिया, बच गया a माइनस बी = 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। समीकरण 1 और 2 को हल करने से हम पाते हैं, नहीं कर ही लेते हैं सॉल्व। पहला क्या है? a प्लस बी = 60 डिग्री, और दूसरा क्या है? a माइनस बी = 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। इसकी डिस्कस जो है हम बाद में करेंगे जब वहाँ पर पहुँचेंगे चैप्टर में। अभी क्या करना है, मेथड कौन सा उसको छोड़ो। प्लस बी से माइनस बी काट दिया, a और a जोड़ो तो कितना हो गया? 2a = 90 डिग्री। 2 से काट दीजिए 45, तो a निकला 45 डिग्री। अब क्या करना, a प्लस बी जब 60 था, a का मान समीकरण क्या कहते हैं, a प्लस बी जो 60, इसको समीकरण नंबर 1 कहा गया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में a का मान रखने पर, तो a प्लस बी 60 है, a की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री, और प्लस b = 60 डिग्री। हमें b चाहिए, तो b की वैल्यू 60 माइनस 45 कितना हो गया? 15। तो एंगल b निकला 15, a निकला 45। यही तो पूछा गया कि a और b एंगल बताइए, a और b में से बड़ा कौन सा है? a 45 हो, b छोटा है 15 निकला। ठीक है, इन दोनों को जोड़ें तो 45 और 15 60, a और b दोनों का जोड़ 0-90 डिग्री के बीच में भी। सारी कंडीशन फॉलो हो गई, बस ये सब करना था। मतलब ये है कि a की वैल्यू निकली 45 डिग्री और b की वैल्यू निकली 15 डिग्री। यही तो आंसर निकालने थे हमें, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, सत्य और असत्य कथन। पहला पार्ट दिया है साइन a प्लस बी = साइन a प्लस साइन बी। बताना है क्या ये सही है या गलत है। जानते हैं कैसे, a और b यहाँ पर एंगल होते हैं। ये देखो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री दिए गए वो। तो क्या करना, पहले हम इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में a और b की कोई एक फिक्स वैल्यू करें। एक क्वेश्चन में कोई एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इस पार्ट के लिए हमने a और b की कोई फिक्स वैल्यू करी, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे a और b की फिक्स वैल्यू रखनी चाहिए हमें। मान लीजिए हमने a और b की वैल्यू कुछ भी कर लें, कितनी कर लें? 0, 90 कर ले रहे, नहीं कुछ कम करें जिससे उनका जोड़ भी 90 के अंदर हो जाए, इससे हम लोग यहाँ पे समझ पाएँ। हमने 0, 30 कर ली। 0, 30 करेंगे तो साइन a की वैल्यू 0 और b की 30, दोनों कितने हो गए? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
इधर भी अगर 1/2 होता है ये तो इसका मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी है, अब हमें लिखना है साइन ए मीन्स 0 डिग्री और प्लस साइन बी मीन्स 30 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और प्लस 1/2 कितना आ गया 1/2, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, इसका मतलब ये चीज़ कैसी है, ट्रू है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू, क्योंकि पहले जो वैल्यू निकाली 1/2 बाद में निकाली वही 1/2, ट्रू हो गया। देखते हैं क्या ये सच में हर तरीके से वैल्यू रखने पर ट्रू रहेगा। अब की बार हमने क्या किया, 0 30 रखे थे, अब की बार कोई वैल्यू चेंज कर दें, 60 30 करके देख लेते हैं। साइन 60 30, तो इनका जब जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। बात को समझना, ये लिखा आपका क्वेश्चन, हमें ए और बी की कोई सी वैल्यू समझनी चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू रख लें यहाँ पर जिससे ये स्टेटमेंट पता लग जाए ट्रू है कि फॉल्स। हर तरीके से रखें, ट्रू निकलता जाए तो समझ लिए ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो एक बार रख के देखा ट्रू निकला। हमने ए और बी की वैल्यू 60 और 30 रख ली, जोड़ने पर 90 हुआ, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 आ गया। अब इधर वाली वैल्यू देखते हैं, ये भी बनानी चाहिए इन्हीं दोनों वैल्यूज़ पर। तो साइन ए और बी, ए को 60 बी को 30 माना था हमने, ए को 60 और बी को 30। अब देखते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का 1/2। तो यहाँ पर सॉल्व करने से आया √3 + 1/2। अब की बार चेंज है, यहाँ पर निकला 1, यहाँ पर √3 + 1/2, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं निकली। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में स्टेटमेंट ट्रू हो गया दूसरी बार में फॉल्स है। तो ओवरऑल क्या होगा, कहीं एक बार भी मिस्टेक होने का मतलब ये फार्मूला तो सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट कैसा लिखा है, फॉल्स, मतलब ये गलत है। अब हमें देखते हैं सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब अगर थीटा को इंक्रीज किया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखते हैं, अच्छा 0 30 45 60 90, हाँ थीटा बढ़ रहा है। तो साइन थीटा में क्या देखें, 0 से 1/2 मतलब आधा हुआ और बढ़ते चलेगा 1 पहुँच गया। तो इसका मतलब जब थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू ये भी बढ़ते हैं। ये तो लिखा है थीटा में वृद्धि के साथ, मतलब थीटा की इंक्रीजमेंट करें तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती, बढ़ता है, इंक्रीजमेंट होता है, बिल्कुल सही बढ़ता है, सही लिखा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू, ट्रू हो गया। अच्छा थर्ड पार्ट को देखें, 4 का थर्ड पार्ट हमारे सामने है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब थीटा बढ़ाएं, बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा, ये कॉस, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू पहले 1 थी, फिर कुछ हुई, फिर कुछ चेंज, फिर 1/2, फिर 0, मतलब ये तो कम हो रही। थीटा एंगल कोण बढ़ रहा है लेकिन इसकी वैल्यू कम हो रही है। देखते हैं थीटा में वृद्धि के साथ, हाँ थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है, वहाँ लिखा वृद्धि हो रही, गलत लिखा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ये तो हो गया फॉल्स। इसके बाद फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = कॉस थीटा। अच्छा देखते हैं, कह रहे कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, थीटा का कोई भी मान हो, सभी के लिए इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो देखते हैं साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/√2, हाँ साइन की 45 पे है, कॉस की 45, हाँ मतलब 45 डिग्री पर थीटा के साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। साइन और कॉस बराबर लिखा, हाँ बराबर होता 45 पर। क्या सभी पर होता, देखते हैं 0 पर, इधर 0 इधर 1 नहीं है, 30 पर, इसमें 1/2 इसमें √3/2, मतलब साइन और कॉस थीटा ये बराबर हर किसी एंगल पे नहीं होते हैं, केवल 45 डिग्री पर दोनों बराबर हैं। वही तो पूछा गया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = कॉस थीटा है, नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब की बार कहा गया एट ए = 0 डिग्री कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए बराबर 0 डिग्री कोण पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब इसका ये है कि कॉट ए हटाओ, वहाँ पर 0 डिग्री कर दीजिए, कॉट 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, यही हमसे पूछा गया। तो कॉट 0 डिग्री की वही वैल्यू होती है जो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहा गया, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ए 0 डिग्री पर कॉट ए डिफाइन है नहीं, मतलब ये क्या है, क्योंकि ये क्या निकला, अनंत निकला, ये अपरिभाषित होता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। हम कह सकते हैं कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, निश्चित नहीं होती है। ये तो कहा गया नॉट डिफाइन, लेकिन ये कैसी नॉट डिफाइन है, मतलब ये बात सही लिखी,
ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? ट्रू। फिफ्थ पार्ट के बाद में